हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लोग अमेजिंग वीडियोस बनाते रहते हैं सीबीएसई से रिलेटेड 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस और मैथमेटिक्स से। तो दोस्तों, जितने लोग नए हैं इसको शेयर करें, जिससे कि ये जो नॉलेज है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी की चैप्टर 14 की। ठीक है, जो ये टॉपिक है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 3 आपके एक्सरसाइज हैं। ठीक है, 14.1, 14.2 एंड 14.3। तो आज हम लोग एक सेक्टर मतलब एक पार्ट इसका देखेंगे और उसके बाद जो 2 वीडियोस होंगी उसमें हम लोग कंप्लीट कवर कर देंगे इस मैथमेटिकल रीजनिंग को। देखिए एनसीईआरटी में इसमें बेसिकली पूरा थ्योरी दिया हुआ है, बट इसमें अगर आप आई के बारे में बात करें और मेन आईआईटी जेईई से रिलेटेड अगर बात करें तो उसमें आपको ट्रूथ टेबल और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में भी आगे देखेंगे। हालांकि ये सब चीज़ आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में लिखते हैं, अपने 11th के एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं, उसमें भी आपको भरपूर नंबर मिलेगा। ये एक अच्छी बात है कि आप ट्रूथ टेबल को भी जानें और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करने का प्रयास किया जाएगा। तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 को, दैट इज़ योर मैथमेटिकल रीजनिंग। तो यार पहले आप ये देख लें कि मैथमेटिकल रीजनिंग होता क्या है। देखिए, द मेन एसेट दैट मेड ह्यूमंस सुपीरियर टू अदर स्पेसीज वाज द एबिलिटी टू रीजन। देखिए बहुत समय से हम लोग जानवर की भांति रहे हैं और हम लोग हमेशा अपने में परिवर्तन करते रहें, क्रांति करते रहें, जिससे कि हम लोग सुपीरियर होते चले गए अपने ये जो पूरा इन्वायरमेंट है जिसमें जितने तरह के जानवर हैं उनसे हम लोग सुपीरियर होते चले गए। तो यहाँ पर ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ सिर्फ हमारे एबिलिटी टू रीज़न, मतलब हमारी जो क्षमता होती है रीज़न करने की, तर्क देने की, निर्णय लेने की और सोचने की, ये जो क्षमता होती है रीज़न की, यही हमें सुपीरियर बनाती है अदर स्पेसीज से। तो अब देखिए ये मैथमेटिकल रीजनिंग का विशेष होता काम क्या है, इसके बारे में देख लें। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का बेसिकली काम होता है हाउ टू डेवलप द पावर ऑफ रीजनिंग। पावर ऑफ रीजनिंग को कैसे डेवलप किया जाए, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का काम है। तो हियर यहाँ पर वी शैल डिस्कस, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसी प्रोसेस के बारे में, डिस्कस करेंगे, उसी रीजनिंग के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ क्या है, देयर वी शैल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आते हैं, अब ये देखते हैं कि रीजनिंग कितने तरह का होता है। देखिए हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें होता क्या था उसमें होता क्या था कि अगर आपके पास कोई पीएन करके कोई सीरीज़ दी हुई है, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सीरीज कुछ तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से मान लीजिए वो किसी तरीके से पीएन है, सीरीज़ दिया हुआ है, मान लीजिए वो है आपका AK+1 है, AN+1 है, ठीक है। तो हम पहले करते क्या थे, P1 की वैल्यू को हम निकालते थे, फिर हम लोग निकालते थे PK के लिए, हम ये मानते थे P1 के लिए ट्रू दिख गया तो PK के लिए भी ट्रू हो जाएगा, मान लेते हैं। तो हमें PK+1 को प्रूव करना होता था। PK+1 भी अगर उसकी वैल्यू को ट्रूथ कर देता है, सिद्ध कर देता है, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये हम लोग सीरीज को सिद्ध कर देते थे, उस सीक्वेंस को। तो उसको हम लोग बोलते थे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर देख ले, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रीजनिंग। 2 टाइप के रीजनिंग होते हैं, 2 काइंड्स के रीजनिंग होती है। वो क्या होते हैं, एक होता है इंडक्टिव एंड सेकेंड इज और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है,
तो हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। वाइल डिडक्टिव रीजनिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर जिसमें हम लोग बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बातें करेंगे। तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसका जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो आपका बेसिक होता है वो स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का जो यूनिट होता है वो हम लोग मानते हैं बेसिक यूनिट स्टेटमेंट्स होता है। तो द बेसिक यूनिट इन्वॉल्व्ड इन मैथमेटिकल रीजनिंग इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब वो मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट तभी कहा जाएगा जब वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ। मतलब दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अब देखिए, हम लोग बात करें जैसे क्या हो सकता है, उसका एक एग्जांपल लेकर देखें। तो 2 + 2 = 4, ये क्या है? राइट है, क्योंकि 2 और 2 4 ही होता है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। अब 3 + 2 = 9, तो 3 + 2 9 नहीं होता है, 3 + 2 5 होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है गलत है। तो ये क्या हुआ? तब भी ये भी स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स हो गया और पहले वाले में ट्रू था। तो यहाँ क्या कहा है? जो 100% जो सेंटेंस आपका 100% ट्रू या फॉल्स के बारे में बताता है वो आपका स्टेटमेंट होता है। अब हम लोग बात कर लें कि सेंटेंसेज व्हिच आर नॉट स्टेटमेंट, मतलब किस तरह के सेंटेंस हैं जो स्टेटमेंट नहीं होते हैं। वही होते हैं जो जिसमें मतलब कि ट्रू और फॉल्स में जिसका हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम लोग बात कर लें कि वैग्यू आर एम्बिग्यूअस। ठीक है, एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट्स सेंटेंस जो है स्टेटमेंट नहीं होता है। जिसमें एक्सक्लेमेटरी हो वो भी आपका स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, मतलब कितना सुंदर वो है, इसमें प्रशंसा की गई। इसमें यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। वेरिएबल टाइम सच एज टुडे, टुमारो, यस्टरडे, वेरिएबल टाइम होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें टुमारो इज़ संडे, तो हमें ये टुमारो पर डिपेंड करता है कि पहले वाला दिन, मतलब डिपेंड करता है कि टुमारो क्या होगा। संडे जो नहीं, टुमारो संडे ही हो, क्योंकि अगर मान लीजिए आज का दिन सैटरडे तभी संडे होगा, बाकी कुछ होगा तो नहीं कर सकते, इसमें क्लियर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, यस्टरडे है। ठीक है, यस्टरडे वाज सैटरडे, तो कैसे कर सकते हैं जब तक आज का दिन निर्धारित ना हो। तो ये क्या है? वेरिएबल टाइम जिसमें वो आपका स्टेटमेंट नहीं होता है। अब जैसे वेरिएबल प्लेस के बारे में बात कर लें, सच एज हियर देयर, तो जैसे अब जैसे कि बात कर लें कि अब एक और स्टेटमेंट आता है कि हर हाउस इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, उसकी जो घर की दूरी है मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि हमारा लोकेलिटी किस क्षेत्र में है, ये तो किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते हैं, जिसका आप आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते हैं, वो आपका स्टेटमेंट नहीं होता है। तो आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट क्यों नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ना होने की ये 5 कंडीशंस होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब देखिए, हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो निगेशन ऑफ स्टेटमेंट का होगा। फिर निगेशन ऑफ स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग कई तरह के सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इफ़, ओनली इफ़ और इफ़ देन, इस तरह का स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, और इम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो डिस्कस करने अभी बाकी हैं, बट आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन, क्या मैं बोल रहा हूँ यार,
और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स एवरीवन फॉर सपोर्टिंग।